हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टारगेट विद नीलेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, जी हाँ मेरे दोस्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, क्योंकि देखो ये आप लोग का जो 2023 में बोर्ड एग्जाम हुआ था हिंदी का, उसका ये पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यह 2023 का हिंदी का पेपर है जिसका कोड है 801 DA। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है, इसलिए सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर लगाना जरूरी है। तो चलो आप लोग का इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा पूरा सॉल्व करते हैं आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले आप जानते हो कि खंड अ के अंतर्गत आप लोग का 20 मार्क का एमसीक्यू रहेगा। तो सबसे पहले इन 20 एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। आपका चार्ट है, ऑप्शन है कि शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग या भारतीय हिंदी युग। सही ऑप्शन हो जाएगा, इनके नाम में ही छुपा है शुक्ल युग। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सेकंड नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, गबन की विधा है। गबन की विधा क्या है भाई? देखो गबन किसकी रचना है ये सबसे पहले जान लो, तो प्रेमचंद जी की रचना है। और किस विधा की रचना है ये हमें पूछा जा रहा है, तो उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। गबन और गोदान काफी फेमस इनकी रचना है उपन्यास विधा की। चलो अगला प्रश्न, कंकाल के लेखक है। यहाँ पे देख सकते हो कंकाल के लेखक है, हमें कंकाल के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। देखो और ऑप्शन दिया है हम लोगों में हम लोग का कि मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और रामचंद्र शुक्ल। तो देखो कंकाल तितली इरावती के जो लेखक है ना, वो जयशंकर प्रसाद है। बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ नंबर आप प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस साल भी, ठीक है। शुक्ल युग की समय सीमा हमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी वही शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, पांचवे का ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। 1919 से, ठीक है, 1919 से 1938 तक, ठीक है। ये शुक्ल युग की समय अवधि मानी जाती है, शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है, ठीक है। चलो अगला हम लोग पांचवे के बाद 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सब लोग जानते हो साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है भाई, ये हमें बताना है, ठीक है। सिंपल सीधे सीधे मैथिली शरणगुप्त, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साकेत मैथिली शरणगुप्त जी का एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 7 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, ओके, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, ओके। किस युग की है ये, और क्योंकि देखो यहाँ ऑप्शन में युग दिया है, तो देखो महादेवी वर्मा हो गई या फिर जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत, ये सब क्षयवाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? क्षयवादी युग के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो ये इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। चलो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का इसके बाद 6 के बाद सॉरी 7वां था ना, 7वें के बाद 8वां नंबर आप प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे कि गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या फिर मतीराम की, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 8 है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पद्माकर की। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। चलो अगला प्रश्न देख सकते हो भाई, हमें आधुनिक काल की समय सीमा पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। ये प्रश्न संख्या 9 है, ठीक है। तो देखो जो 1843 अब तक का पूरा जो समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, और इसको अन्य कालों मतलब कई कालों में, कई युगों में बांटा गया है। तो सिंपल 1843 अब तक का जो समय वो पूरा पूरा आधुनिक काल की समय सीमा है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 10 देख सकते हो स्क्रीन पे कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखो यहाँ महादेवी वर्मा की रचना नहीं है हमें से कहा जा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, नहीं है कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया कि निहार, शांति गीत, उसके बाद युगांत और दीपशिखा। देखो इसमें जो पहला ही ऑप्शन है ना वो आपका नहीं, ये निहार इनकी रचना नहीं है बल्कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बाकी ये सांध्य गीत हो गया, दीपशिखा हो गया या फिर युगांत हो गया, ये सब महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। एक आपने यामा भी सुना होगा, यामा भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। शायद यामा के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलो तो ये प्रश्न संख्या 10 हो गया। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के जो होंगे आपके हिंदी गद्य और पद्य से प्रमुख लेखकों और कवियों के रचनाओं और उनकी विधाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। और अब 11 से जो 20 तक के प्रश्न होंगे वो समझ जाओ कि एक तरह से हिंदी व्याकरण के होंगे। तो चलो इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ प्रश्न पूछा गया कि हास्य रस का स्थायी भाव। सीधे सीधे आप लोग याद रखना, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। 2023 के 3 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका करुण रस से पूछ दे कि करुण रस का स्थायी भाव, तो आप याद रखना करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है।
चलो, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रस्म में यही पूछे जाएंगे। उसके बाद यह यहाँ देख सकते हो नीचे स्क्रीन पे पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार पूछा जा रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। काफ़ी फेमस लाइन है और इसको सीधे डायरेक्ट आप लोग याद रखना कि इसमें उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार क्यों है भाई, ठीक है, इसका ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट होगा, उपमा अलंकार। ठीक है, इसके बारे में जब हम लोग डिटेल में, मैं आपको अभी पढ़ाया नहीं हूँ, पिछले साल का पढ़ाया हूँ अलंकार। अलंकार अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा तो उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल और ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर करा दूंगा अच्छे से। यहाँ आप केवल याद रखना कि पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है। आप लोग देख सकते हो कि सोठा छंद में चरण होते हैं। सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 13 है। ठीक है, ऑप्शन है कि 4, 2, 3, 1। तो सही इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो हम लोग का 13 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, देखो सोठा में 4 और रोला में आप लोग याद रखना, रोला में कितने चरण, तो 8 चरण होते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि उपदेश शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो। तो देखो जो देश हम लोग का शब्द है उसके पहले उप लगा है, उपसर्ग, तो यहाँ उप ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उप हम लोग का ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो प्रश्न है ये प्रत्यय के भेद है। ये प्रश्न आपको एग्जाम, ऐसे तो 2 भेद है प्रत्यय के, लेकिन अब आपका प्रत्यय हटा दिया गया है, केवल उपसर्ग आपका रखा गया है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो प्रत्यय से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, ये प्रश्न संख्या 16 हानि लाभ। देखो हानि लाभ में हमें समास, देखो हानि और बीच में देखो ऐसे हाइफन है, तो हानि लाभ, और इसका अगर आप समास विग्रह करते हो तो इसका होगा हानि या लाभ। ठीक है, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है इसका समास विग्रह की हानि और लाभ, हानि और लाभ, ये भी इसका मतलब समास विग्रह हो सकता है। तो समास विग्रह करने पर बीच में और अथवा या आ जाता है, तो वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आपका, ठीक है, ये प्रश्न संख्या 16 है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे आपका माता पिता हो गया, माता पिता में भी आपका द्वंद्व समास है। ये हम लोग का माता और पिता, देखो इसमें भी इसका समास विग्रह करोगे तो इसका होगा माता और पिता। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास ये सेकंड जो है, जैसे संख्या बोधक हो गया कोई शब्द, जैसे त्रिभुज हो गया, ठीक है, 3 भुजाओं वाला। ठीक है, तो यहाँ त्रिभुज की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर, चलो जिसमें संख्या बोधक। ठीक है, चलो जो संख्या बोधक होता है। अगला चलते हैं 16 के बाद यहाँ पे 17 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। मछली का पर्यायवाची है। ओके, मछली का पर्यायवाची हमें पूछा जा रहा है द्विज, मीन, रसना या फिर मूढ़। ओके, ये हम लोग का 4 ऑप्शन है। तो मछली का देखो पर्यायवाची शब्द, इसका प्रश्न संख्या जो 17 है, इसके लिए आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये मीन। ठीक है, मछली को मीन भी कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये 18 नंबर। अब देखो जी, ये 18 नंबर प्रश्न है ना, संधि, ये आपका खत्म कर दिया गया। हिंदी में आपका संधि अब नहीं पूछेगा, हालांकि संस्कृत में भी पूछेगा, अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है ना। ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत होता है, तो संस्कृत में पूछेगा, लेकिन हिंदी में आपका नहीं पूछेगा संधि से रिलेटेड कोई भी प्रश्न। ठीक है, तो इसके जगह पे एक नया प्रश्न जोड़ा गया है, नया टॉपिक जोड़ा गया है, वाक्य का स्वरूप। ठीक है, और जिसको मैंने पढ़ा दिया है पूरा का पूरा, तो आप चैनल पे जाकर उसकी वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे देखो, जो ये देखो, ये पूछा जा रहा है ना कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा, तो ये शब्द रूप है। शब्द रूप भी हटा दिया गया है, शब्द रूप भी अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, शब्द रूप नहीं आएगा, हालांकि आपका जो सर्वनाम शब्द रूप है, सर्वनाम जैसे तद, यह आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सर्वनाम शब्द जैसे तद और इसुमद हो गया, ये 2 आएंगे, तो इनको याद करना। बाकी ये शब्द रूप जैसे मधु हो गया, नदी हो गया, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक, तो इनको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे धातु रूप, अंत में जो ये धातु रूप दिया है, ठीक है, ये भी आपके, जैसे यहाँ देखो, ये पठ धातु का रूप है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पठ धातु, लिख धातु, हस धातु जो भी अब आते थे, ये नहीं आएंगे। इनके जगह पे भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। इन तीनों की जगह 3 नए टॉपिक जुड़े गए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखो, जैसे विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है, वाक्य का स्वरूप, और एक और आपका नया टॉपिक जोड़ा गया है।
ठीक है, वाच्य वाला, ठीक है, वाच्य परिवर्तन वाला। ठीक, तो ये नए 3 टॉपिक जोड़े गए हैं, तीनों को आप पढ़ लेना, उन तीनों से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो चलो इनको हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब चलो हम लोग यहाँ ये 20 हम लोग के MCQ जो भी थे हम लोग के एग्जाम से रिलेवेंट उनको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे खंड ख के अंतर्गत जो आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको करते हैं। इसमें खंड ख के अंतर्गत जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा इसमें आपके 2 गद्यांश रहेंगे, जैसे एक ये गद्यांश दिया है और नीचे देखो एक ये नीचे वाला ये गद्यांश दिया है, तो दोनों में से कोई एक करना होगा क्योंकि यहाँ पे अथवा है। ठीक है, दोनों से रिलेटेड यहाँ पे जैसे ये गद्यांश दे दिया है, देखो ये गद्यांश दिया है, इसके नीचे ये 3 ठे प्रश्न पूछा है, जिसमें से एक संदर्भ पूछता है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको पहचान गए कि किस चैप्टर से है तो आसानी से इसका संदर्भ लिख सकते हो। तो देखो जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारा इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों, अब देखो यहाँ मुझे इतना ही पढ़ने से मालूम चल गया, हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, शायद आपको अभी तक इसका मालूम नहीं चला होगा कि यह आपके किस चैप्टर से है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है, उसी का ये गद्यांश दिया हुआ है। तो सिंपल इसका आप संदर्भ लिख लोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऐसे इसका संदर्भ लिख लोगे, पहले प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी गद्यांश में ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या आप अपने हिसाब से बनाकर करते रहना, और ये एक नॉर्मल प्रश्न, इसको पढ़ोगे तो आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करते रहना। बाकी इसका मैं एकदम अच्छे से डिटेल्ड में जो सॉल्यूशन है ना, एकदम अच्छे से लिख कर मैं टाइप कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, बना रहा हूँ। वो 1 दिसंबर को पूरा का पूरा आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है ना, UPMSP स्टडी, UPMSP स्टडी कर जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। 1 दिसंबर को आप हमारी ऐप पे देखना, इसका पूरा का पूरा आपके हिंदी के 7 सेटों का, मैथ के 7 सेटों का, सबका पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ PDF सॉल्यूशन भी उस पर मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड में। तो चलो यहाँ पहले मैं ऊपर इसको सॉल्व करा देता हूँ। इसमें देखो जो अथवा वाला है, ठीक है, ये देखो यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो यहाँ से आप पकड़ लिए कि ये मित्रता वाले से, तो आसानी से इनका उत्तर लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो संदर्भ लिख लोगे, इसमें जो भी रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कर देना, और एक नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है, इसको पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसको छोड़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। बाकी आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। ठीक है, बाकी मैं दोनों आपका सॉल्व करा दिया। आगे चलते हैं। अगला देखो यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न रहेगा ये आपके गद्यांश से पहला था, ये आपके पद्यांशों से रहेगा, इसको पद्यांश बोला जाएगा। इसमें भी 2 पद्यांश दिया रहेगा और दोनों में 3-3 प्रश्न पूछा रहेगा। इसमें भी आपको संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है और एक नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो ये फर्स्ट गद्यांश है, इसमें ये नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 ठे ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, और अथवा कर यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न ये पूछा हुआ है। ठीक है, चलो देख लेते हैं ये आपके किस चैप्टर से हैं। देखो इसमें जो पहला ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो, निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कही समझाओ सौदे, बुझती साच नहासी, कौ है जनक कौ है जननी, कौ है कौ नारी कौ दासी। देखो ये उस समय का ये वर्णन है ना, जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों को एक तरह से समझाने के लिए, ठीक है, कि श्री कृष्ण के बिना वो क्यों ऐसे पड़ी हुई है, असहाय पड़ी हुई है। तो वहाँ पे मतलब वो वहाँ पे निर्गुण ब्रह्म का मतलब उनको गोपियों के कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो वहाँ जब गोपियाँ उनसे पूछती हैं, ठीक है, वही पूछती हैं यहाँ पे कि हम उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, जिसका कौन जनक है, कौन उसकी जननी है, यानी कौन माता है, कौन पिता है, वो उसकी नारी कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका घर कहाँ है, मतलब ये सारी की सारी क्वेश्चन पूछती हैं। तो उस समय का ये वर्णन है। तो इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है भाई, ये जो चैप्टर है ये आपका पद नामक जो चैप्टर है ना, उससे है ये, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। ठीक है, तो सिंपल इसका जो इसका संदर्भ है कर लोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, इसमें पद्यांश लिखना, गद्यांश नहीं, इसमें पद्यांश लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, इसमें रचयिता शब्द यूज करना, लेखक आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, पद्यांश में रचयिता शब्द यूज करना है। तो जिसका रचयिता सूरदास है, ऐसे लिख दोगे सिंपल।
उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की जो यहाँ पे व्याख्या है, तो भाई आप व्याख्या करते रहना, ठीक है। मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो अथवा वाला, बाकी आपको एक ही करना होगा, लेकिन चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर। अब देखो ये आपका जो ये जो आपका पद्यांश है ना, ये आप लोग का जो राम नरेश त्रिपाठी जो जी द्वारा लिखित है, स्वदेश प्रेम, ठीक है, उसी से ये है, ठीक है, आई थिंक। तो आप देख लेना, ठीक है। और इसका ये 3 ठे इसमें दिया हुआ है इसका प्रश्न, तो ये प्रश्न आप करते रहना। बाकी हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। अगला जो थर्ड प्रश्न होगा ये आपके हिंदी में ही पीछे संस्कृत का पाठ है, जिसको आप संस्कृत परिचायिका बोलते हो या हिंदी की संस्कृत बोलते हो, उससे रिलेटेड 2 गद्यांश रहेगा। जैसे यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, अथवा कर नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है। देखो ये ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थल अस्ति, यानी केंद्रस्थलम अस्ति। ये आप लोग का वाराणसी वाले चैप्टर से ये है, तो इसका आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। इसमें इसके संदर्भ करते समय ना लेखक या कवि का नाम लिखना नहीं होता है, ठीक है। इसका ऐसे संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, ऐसे कर दोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो, या वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो ये आपका ये पहला वाला वाराणसी से हो गया। और इधर 1 मिनट, ये जो आपका नीचे है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे है यहाँ पे देखो अथवा वाला, अस्माकम संस्कृति गतिशीला वर्तते, यहाँ देखो संस्कृति की बात की जा रही है, यानी आप लोग के संस्कृत में एक चैप्टर है, ठीक है, भारतीय संस्कृति ही कर उससे है ये, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पाठ का मालूम चल गया। बाकी इसका आप हिंदी अनुवाद देख लेना। मैं जैसा कि आपको बताया एप्लीकेशन पे इसका अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद देखो चौथा प्रश्न जो रहेगा ना, वो आपके संस्कृत पद्यांश, जो संस्कृत के चैप्टर है उनके बीच बीच में श्लोक है, उनको पद्यांश बोला गया है। तो यहाँ कोई 2 श्लोक दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। जैसे ये ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई एक करो, आपका मन। तो देखो यहाँ जो ऊपर वाला ये श्लोक दिया हुआ है ना कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रे हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती इति यत्र संतति। ओके, ये आपका ना जो भारतीय संस्कृति वाला है ना चैप्टर, उससे लिया गया है। और ये किम नु हित्वा प्रियो भवति किनु हित्वा न सोचती। ओके, ये जो है ना ये आपका ये आपका माफ करना यहाँ पे 1 मिनट, ये जो आपका है ना भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि बीरह बीरेण पूज्यते, ठीक है, बीरह बीरेण पूज्यते वाले से है। और ये आप लोग का जो है, ठीक है, ये आपका जीवन सूत्राणी जो चैप्टर है, जीवन सूत्राणी उससे है, ठीक है। तो आप देख लेना, इनका हिंदी अनुवाद करते रहना, ठीक है। पहले का आपका हिंदी अनुवाद होगा उत्तरम यत्र जो है, यानी उत्तरम यत्र कहने का मतलब क्या है कि समुद्र के उत्तर में, ठीक है, उत्तरम यत्र समुद्र से, यानी समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, यानी जो हिमाद्रश्चैव यानी हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, ठीक है, वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम जो है भारत है। और भारतीयतर संतति, और इसकी जो संतति है यानी संतान है वो क्या है, भारतीय है, सिंपल ये, या भारतवासी, ऐसे आप लिख दोगे इसका अर्थ, इसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और बाकी इसका संदर्भ भी लिखना होगा, तो संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बीरह बीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, सिंपल। उसी प्रकार इसको भी कर लोगे, आपका हो जाएगा। चलो अगला प्रश्नोत्तर संख्या 5 रहेगा। इसमें ये खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, तो आप देख लेना आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वो खंड काव्य आप क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो यहाँ इस प्रश्न को छोड़ता हूँ, मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 और 6 का क और ख में आप लोग के क में लेखकों का जीवन परिचय में 3 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, और ख में आप लोग के कवियों के जीवन परिचय से रिलेटेड 3 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, और उनमें से किसी एक का चूज कर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। तो जैसे आप गद्य, यहाँ ये आपका लेखकों में आप मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में तीनों का याद कर लेना, आपका निश्चित है फंस जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो कवियों के जीवन परिचय में है उनमें तुलसीदास, महादेवी वर्मा, उसके बाद सूरदास, इन तीनों का, और एक किसी और का भी याद कर लेना। कम से कम 4 इसमें याद कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, आपके आसानी से एग्जाम में फंस जाएगा, तो आप लिख लेना। बाकी इनका मैं लिखवा चुका हूँ, कई लोगों का जीवन परिचय और लिखने का तरीका भी बता चुका हूँ, तो आप चैनल पे वीडियो जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक श्लोक लिखना होता है, और श्लोक ऐसा लिखना होता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे ऊपर हमने अभी 2 श्लोक देखा संदर्भ हिंदी अनुवाद से संबंधित, तो उनको नहीं लिखना होता है, उनको छोड़कर एक अन्य यहाँ पे श्लोक लिखना होता है, जिसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा।
अब देखो यहाँ जो प्रश्न है ना, ये प्रश्नोत्तर संख्या 8, ठीक है। पिछले साल ये 2+2 यानी 2 इसमें प्रश्न करना था, 4 ठे दिया है लेकिन 2 करना है, और एक प्रश्न का 2 मार्क यानी 2 प्रश्न का 2+2 यानी 4 मार्क आपको मिलेगा। लेकिन इस साल 1+1 यानी एक प्रश्न करने का 1 मार्क, एक प्रश्न करने का 1 मार्क यानी 2 मार्क मिलेगा। यहाँ से 2 मार्क आपका निकाल लिया गया है, ये 2 प्रश्न करने का 2 मार्क मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ जो प्रश्न संख्या 9 है ना, इसमें आप लोग का ये 9 मार्क मिला करता था निबंध लेखन का, ठीक है। लेकिन ये अब 7 मार्क का हो गया है प्रश्न, और यहाँ से 2 मार्क और ऊपर से 2 मार्क निकालकर यानी 4 मार्क निकालकर यहाँ एक प्रश्न संख्या 10 ऐड किया गया है, पत्र लेखन नया बोर्ड परीक्षा 2024 में, ठीक। तो चलो नए जो नया मॉडल पेपर है ना बोर्ड द्वारा जारी, उसको भी मैंने सॉल्व करा दिया है, तो आप चैनल पे उसे भी जाकर देख सकते हो। बाकी यहाँ संस्कृत वाले प्रश्न हैं, तो देखो यहाँ पे इनमें से किसी 2 का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान भाई सभी जगह पे संभव है, सिंपल ऐसे लिख दोगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे चंद्रशेखर को हासित, भाई चंद्रशेखर कौन था, ये प्रश्न आसान है, तो लिख दो कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, सिंपल। कुत्र मंगलम भवति, ये भी आसान, काफ़ी आसान प्रश्न है। भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती, आप देख लेना, चारों में से किसी 2 का उत्तर आपको लिखना होता है, चारों का नहीं लिखना होता है, ठीक। तो ये रहा पूरा पूरा आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 का, ठीक है, हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड क्लास 10th का, ठीक है, जिसका कोड था DA। तो इसको आप क्लियर कर लेना आप, इससे रिलेटेड, इससे आप लोग को एग्जाम में सेम टू सेम कई सारे क्वेश्चन फंसेंगे। बाकी देखो यहाँ नीचे मैं दिखाता हूँ इसको, इसका जो पूरा पूरा मैं डीप में ऐसे देखो, ये देखो जैसे ये संदर्भ व्याख्या अच्छे से लिखकर इसका पूरा पूरा ये देखो ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको देखो जीवन परिचय भी दिखाता हूँ, देखो ये कैसे एकदम अच्छे से ये जीवन परिचय लिख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे मैं पूरा पूरा ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हमारी जो एप्लीकेशन है ना UPMSP स्टडी, जो UPMSP स्टडी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ये PDF आपको मिलेगा 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को ऐप पे मैं लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो, थैंक यू।